हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास के एसएसटी के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, जिसका सेट नंबर था 4 और जो क्वेश्चन पेपर कोड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि आप सभी एग्ज़ाम देकर आए थे तो आपको अच्छे से पता है कि इस बार का जो पेपर आया था वो काफ़ी मॉडरेट था, ना तो ज़्यादा उसको ईजी बोल सकते हैं ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। कुछ क्वेश्चन सच में ऐसे थे जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, खासतौर पे वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस। तो उन सभी को आज हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखना और अच्छे से समझना। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपको टाइम मिला था वो 90 मिनट्स का समय था और जो मैक्सिमम मार्क्स आपको दिए गए थे वो थे 40। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 60 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 अटैम्प्ट करने थे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का था। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो खंड क है यानी सेक्शन ए है उसको सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो होने वाली है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर जो पहला प्रश्न था वो ये था कि निम्नलिखित यूरोप के देशों में से किसमें 18वीं सदी के दूसरे अर्धभाग में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, इंग्लैंड। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था। तो जब नेपोलियन हार गया था तो उसके बाद जो सरकार बनी थी वो थी रूढ़िवादी सरकार, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ लिखा था निम्नलिखित देशों में से किस समूह ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था। तो वो थे ब्रिटेन, रूस, प्रशिया या ऑस्ट्रिया। ये वाले जो देश है इन सभी ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे दिया गया था निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। तो जुलाई 1830 में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था फ्रांस में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, फोर्थ का है ऑप्शन ए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ की तरफ। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये जो टिप्पणी की थी वो की थी मेटरनीख ने। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ लिखा था निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। तो जर्मनी का जो एकीकरण किया था वो किसने किया था। ओटो वन बिस्मार्क, विलियम वन, फ्रेडरिक थर्ड या विलियम टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो ओटो वन बिस्मार्क ने निभाई थी। सो जो 6th का जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर बढ़ते 7th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा था कि 1830 के दशक में निम्नलिखित में से किसने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो वो थे ऑप्शन सी, यानी कि जुसेप्पे मैसिनी। ठीक है, तो ये राइट आंसर था मैजिनी। इंग्लिश में मैजिनी बोलते हैं, हिंदी में मैथ्सेनी बोलते हैं। तो सी आंसर बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अति चराई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अब देखो, जिस इलाके पे जो हम क्या करते हैं, पशुओं को ज़्यादा चरा देते हैं तो उससे भी क्या होता है, जो भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर ये अति चराई की वजह से भूमि निम्नीकरण होता है। तो इसका ऑप्शन था ए बिल्कुल सही था, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर अति चराई के कारण क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण ज़्यादा हुआ है। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ लिखा है कि उस मृदा की पहचान कीजिए जिसका रंग लाल से भूरा होता है और उसकी प्रकृति लवणीय होती है, सैलाइन होती है, सोल्टी होती है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे लाल देख के ज़्यादातर बच्चे लाल मृदा पर टिक कर देंगे, जो कि रॉन्ग आंसर होगा। राइट आंसर बिल्कुल नहीं है। देखो, जो मृदा का रंग है वो लाल से भूरा है। ठीक है, और जो प्रकृति लवणीय यानी सैलाइन है, तो इसका राइट आंसर होगा मरुस्थलीय मृदा। जो मरुस्थलीय मृदा होती है उस वहाँ पर जितना भी पानी होता है वो तो सारा का सारा भाप बनकर उड़ जाता है, तो बचता है क्या, सिर्फ नमक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ की जो मृदा होती है वो सैलाइन होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ लिखा है निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी मैदानों में सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ाती है। अब मैदान में जो सर्वाधिक जो मृदा का अपरदन होता है वो होता है हवा के चलने से, पवन की वजह से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पवन। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ लिखा था कि खनन के कारण वनोन्मूलन निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गंभीर भूमि निम्नीकरण का कारण है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनन होता है वहाँ पर क्या होता है, जंगल काटने पड़ते हैं, और जंगल काटोगे तो भूमि का निम्नीकरण होगा। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा भूमि का निम्नीकरण होता है खनन के कारण। तो उसका राइट आंसर होगा ए, उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ लिखा है 1861 में एकीकृत इटली का राजा निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है,
विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ लिखा है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची में शामिल है। तो संघ सूची की अगर हम बात करें तो संघ सूची के अंदर हम बात करें तो व्यापार हो, संचार व्यवस्था हो गई, या जितनी भी मतलब पूरे जो देश के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती, संचार हो गया आपका, और बाकी जो चीज़ें की अगर हम बात करें तो और कौन सी चीज़ आती है मतलब इसमें संघ सूची के अंदर, संचार तो मेन है ही है। ठीक है, करेंसी हो गई, वो भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, और जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं खासतौर पे वो सब इसी के अंदर आते हैं। तो जो संघ सूची के अंदर है संचार व्यवस्था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी व्यापार, वाणिज्य और सिंचाई इसका आंसर नहीं होंगे। क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से रीड करना था, इसके अंदर हल्का सा डाउट था। ठीक है, यहाँ लिखा है सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। तो नहीं, ये उसका हिस्सा मतलब ये उसका हिस्सा तो था, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। हमने वो फाइंड करना है कि बेल्जियम मॉडल में शामिल कौन सा नहीं था, तो ये तो शामिल था। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियाँ राज्य सरकार को दी गई, हाँ ये आंसर हो सकता है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है जिसमें 2 समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है, तो ये भी था, यानी कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। और डी, याद रखना यहाँ पे लिखा है यहाँ एक सामुदायिक सरकार है जिसके पास विशेष प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है एक तरह से। मतलब कि इसमें जो बी और डी इन दोनों में डाउट है, पर मैक्सिमम चांस बी के हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो सकता है। ठीक है, बाकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें से आप एक बार चेक कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित देशों में से कौन सा साथ रहकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। तो ये तो काफ़ी सिंपल था, ये आपकी बुक से बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे उठा के दे दिया गया है। इसका राइट आंसर है, अगर साथ रहकर आएगा तो उसका आंसर होगा भारत, बी। ठीक है, भारत के अलावा साथ रहकर जो संघीय शक्ति में आता है बेल्जियम और स्पेन, तो भारत इसका राइट आंसर होगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ लिखा है श्रीलंका में निम्नलिखित जातीय समुदायों में से कौन बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक मतलब कि किसकी संख्या ज़्यादा है, श्रीलंकाई तमिल की, भारतवंशी तमिल की, मुसलमान की, या सिंघली की। तो इसका राइट आंसर डी होगा, सिंघली। ठीक है, सो इसका राइट आंसर डी है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंघली भाषा है वो भी बोली जाती है, तो सिंघली क्या होंगे, ज़्यादातर बहुसंख्यक है वहाँ पे। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ लिखा है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा राज्य सूची में शामिल है। तो राज्य सूची में क्या होता है, देखो बैंकिंग, व्यापार और मुद्रा, यहाँ पे हम बात करें, और संचार, हमने बात करी संचार भी हमने देखा कि ये केंद्र सूची में आता है। ठीक है, और संघ सूची में आता है, बैंकिंग भी संघ सूची में आता है, और मुद्रा भी आता है, तो व्यापार नहीं आता। तो राज्य सूची का होगा ऑप्शन बी, ये बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा 17 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ लिखा है जो गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में सहयोग करती है वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र दोनों यहाँ पे दे रखे हैं, कुल मिला के 3 तो क्षेत्र ही होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी। तो तृतीयक क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की हेल्प करता है डेवलप होने में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित विकल्पों में से एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की पहचान करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे उनको रीड करना है। पहला है यह सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, 19 में पहला पॉइंट ये दे रखा है। ठीक है, हमें ये बताना था कि एकात्मक शासन व्यवस्था में कौन सा पॉइंट बिल्कुल सही होगा, सही बैठेगा, नहीं तो ये बिल्कुल सही, ये तो फॉल्स होगा। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, नहीं ये भी नहीं होगा। प्रत्येक स्तर की सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, ये भी नहीं होगा। उप इकाइयाँ केंद्रीय सरकार के अधीन होकर काम करती हैं, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 19 का होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ लिखा है विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। तो देखो विकास अगर शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो प्रथम क्षेत्र से ही होता है। अगर किसी देश को अगर विकास करना है तो अपना जो प्रथम क्षेत्र के मतलब प्राथमिक क्षेत्र है उसको ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत होती है। तो इसका जो सबसे जो मतलब प्रारंभिक अवस्था जो होती है विकास की वो प्राथमिक क्षेत्र से स्टार्ट होती है। तो 20 का होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ लिखा है प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित करने की गतिविधियाँ निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके अंतर्गत आती है। तो प्राकृतिक जो उत्पाद होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, मतलब उससे क्या करते हैं, एक नई चीज़, प्राकृतिक जो वस्तुएं होती है उससे नई चीज़ें बना देते हैं, वो होता है द्वितीयक क्षेत्र के अंदर।
तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक क्षेत्रक। ठीक है, 21 का होगा ऑप्शन बी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ लिखा है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने से जो उत्पाद प्राप्त हुए हैं वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब प्राकृतिक संसाधनों का ही तो आपने उपयोग किया है, तो उससे जो उत्पाद बनेगा वो भी तो प्राकृतिक ही होगा, प्राथमिक क्षेत्रक से बिलोंग करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहाँ लिखा गया है कि भारत में जल स्तर गिरने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी है। तो भारत के अंदर अगर हम देखें कि जल स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है, तो उसके कारण यहाँ पर दे रखे हैं। पहला है सिंचाई, फिर है औद्योगिकरण, ठीक है, नगरीयकरण और अति उपयोग। तो ये सारे के सारे कारण ही बिल्कुल मतलब क्या करते हैं, जो जल स्तर है उसके गिरने के कारण है। पर जो मुख्य कारण है उसका वो है ऑप्शन डी यानी अति उपयोग। जो लोग हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, भौम जल का स्तर और ज़्यादा गिरता जा रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ लिखा है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में होता है विवाह। ठीक है, विवाह जो होता है वो समवर्ती सूची में शामिल होता है। और विवाह से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, चाहे अडोप्शन हो, जब हम अडोप्ट करते हैं बच्चों को गोद लेना, वो भी इसी के अंदर आता है, समवर्ती के अंदर। 24 का होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे खंड ख आता है। ठीक है, सेक्शन जो सेकंड वाला है, यहाँ पे भी 22 प्रश्न है, उसमें से 18 को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो 25वां जो प्रश्न है वो क्या है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, जिसमें असर्शन और रीजन को ध्यान से रीड करना है और उसके बाद आंसर देना है। तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि पोलैंड, पहला जो क्वेश्चन था 25 जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला, उसमें लिखा है कि पोलैंड में रूस के कब्जे के बाद वहाँ के लोगों पर रूसी भाषा को जबरन लादा गया। तो हाँ, ये असर्शन सही है। यहाँ पे रीज़न दे रखा है पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। बिल्कुल ये भी सही है, पर क्या ये सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखना, असल में जब पोलिश भाषा मतलब थोपी जाएगी जबरन, तब जाके तो वो मतलब जबरन विरोध करेंगे, वो बात मतलब जो लोग हैं वो विरोध करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हुआ नहीं था। यहाँ पे असल में क्या होना चाहिए था, अगर ये उल्टा होता ना, ये मतलब असर्शन की जगह ये नीचे दिया होता, ये ऐसे दिया होता, तो यहाँ पे क्या होता, असर्शन रीजन दोनों ही सही होते और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पाता, सही व्याख्या भी कर पाता, तो हम ए पे टिक करते। पर इसके अंदर हमें ए पे टिक नहीं करना। यहाँ पर कारण और जो कथन है दोनों ही सही है, पर सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें बी पे टिक करना है। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, पर जो कारण है वो अभिकथन की सही से व्याख्या नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। यहाँ लिखा है कि 1848 के दौरान यूरोप में उदारवादियों के विद्रोह के तथ्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से विकल्प थे? पहला है कि राजा का पदत्याग, तो ये इन लोगों ने मांग करी थी। पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार की घोषणा, बिल्कुल ये भी थी। स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार दिए गए, नहीं, स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे। प्रेस की आज़ादी की मांग, हाँ ये मांग भी की थी। तो बेसिकली पहला, दूसरा और चौथा ये सही है। सो केवल पहला, दूसरा, चौथा की अगर हम बात करें, सो जो डी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे ये डी ऑप्शन है जिसमें केवल 1, 2 और 4 है, वो सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे। वो भी क्या है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से रीड करना था इसको भी। यहाँ पे लिखा है 1845 में सिलेशिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हाँ, तो ये तो ट्रू है। ठेकेदारों ने उनकी अदायगी यानी उनकी जो पेमेंट है उनमें भारी कटौती कर दी थी। हाँ, तो रीज़न भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर असर्शन रीज़न दोनों ही सही है, और जो रीज़न है वो क्या है, सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो इसका मतलब इसमें हमें ए पे टिक करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 27 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ पे लिखा है नए राज्य जर्मनी में निम्नलिखित में से किन आधुनिक पहलुओं पर अधिक जोर दिया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो किस पे ज़्यादा जोर दिया था, उनने मुद्रा पर जोर दिया था, बैंकिंग पे जोर दिया था, न्यायिक व्यवस्था पे जोर दिया था, जनांकीकी डेमोग्राफी उस पर उसने जोर नहीं दिया था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सो पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो 28 का जो है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहाँ लिखा है निम्नलिखित इटली के राज्यों में से किस पर इतालवी राजघराने का शासन था। तो इसका ऑप्शन था डी, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से ऐसे कैसा उठ के आ गया था, सार्डिनिया, पिडमोंट। ठीक है, ये राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कावूर की विशेषताओं की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वह एक इतालवी राजनेता था, हाँ वो था। वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ था, हाँ वो कूटनीतिज्ञ भी था। वह एक राजसी परिवार का था, नहीं वो राजसी परिवार से बिलोंग नहीं करता था। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 जिसमें सही है। तो किस में सही है? 1, 2, 3 ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। यहाँ पे दिया गया है वही अभिकथन और कारण वाला प्रश्न था। इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से करने की ज़रूरत होती है। ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा समझना पड़ता है, फिर जाके आंसर देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो अभिकथन दे रखा है वो ये दे रखा है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। हाँ ये बिल्कुल ट्रू है। ब्रिटिश जातीय समूह ने इसकी सत्ता में वृद्धि की थी, बिल्कुल की थी। पर क्या यहाँ पे देखो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, पर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रीज़न असर्शन को। तो इसमें क्या होगा, हमें बी पे टिक करना पड़ेगा, जहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही है पर अभिकथन सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है 32 क्वेश्चन 32 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसाधनों के विकास की समस्या नहीं है। अब संसाधनों के जब विकास होता है तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। यहाँ पे कुछ समस्याएं दे रखी है। पहली समस्या अगर इसको पढ़ना है कि कौन सी समस्या नहीं है, तो कुछ व्यक्तियों के लालचवश जो होता है संसाधनों का हाश हो रहा है, तो हाँ ये तो समस्या है। तो हमें वो लिखना जो समस्या नहीं है, तो ये तो है, इसको नहीं लिख सकते हैं, ये आंसर हमारा होगा नहीं। संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में है, हाँ तो ये भी समस्या है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण हो रहा है, ये भी समस्या है। संसाधनों का समान वितरण, नहीं ये समस्या नहीं है, ये तो समाधान है। तो राइट आंसर तो डी होगा, ये समस्या नहीं है। 32 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यहाँ लिखा है निम्नलिखित मानवीय क्रियाओं में से किसने भूमि निम्नीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो मानव क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी जो प्रक्रियाएँ करते हैं उसकी वजह से क्या होती है, जो मिट्टी खराब होती है, भूमि का निम्नीकरण होता है, वो यहाँ पे दे रखा है। अब हमको चेक करना है कि किस में सबसे ज़्यादा निम्नीकरण होता है। वनोन्मूलन हो गया, अति चराई हो गया, खनन हो गया, अति सिंचाई हो गया, इन सभी में होता है। पर ऑप्शन ए यानी वनोन्मूलन, जंगलों को काटने से जो है भूमि का निम्नीकरण सबसे ज़्यादा होता है। तो 33 का होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। यहाँ पे दिया गया है पहले अभिकथन और फिर कारण। तो अभिकथन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए, यानी कि चेंज करना चाहिए अपना जो भी है। खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल ट्रू है कि आज जो भारतीय किसान हैं उनको भी क्या है, जो कीमती फसलें वो उगानी चाहिए, जिससे क्या होगा, देश और ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तो ये तो अभिकथन तो सही है। कारण क्या दे रखा है, इससे उनकी आमदनी अधिक होगी और इसके साथ ही पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है, और जो रीज़न है वो सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को, तो इसके लिए हमें ए पे टिक करना पड़ेगा। तो ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है क्वेश्चन नंबर 35 को। यहाँ जो असर्शन है वो यहाँ पे ये दे रखा है अभिकथन में कि कुछ लोकतांत्रिक देशों में बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम कर देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि लोकतांत्रिक में यही होता है। कई देशों में क्या होता है, कुछ बहुसंख्यक होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं, तो वो दूसरे समुदायों को दबाते हैं। ठीक है, और प्रभुत्व जो होता है से देश की एकता संकट में पड़ सकती है। तो यही बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है, अगर कोई डोमिनेट करेगा ज़्यादा तो क्या है, जो देश की एकता है वो संकट में पड़ सकती है। पर इसके अंदर ये अगर हम देखे जाए तो दोनों ही इंडिपेंडेंट है। इसका बी भी हो सकता है कि, क्योंकि देखो ये सही से करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो इसका बी भी हो सकता है और इसका ए भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेना है, जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी डाउट है हल्का सा। ठीक है, तो इसको भी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 में यहाँ पे दे रखा है, जो अभिकथन है वो दे रखा है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सत्ता को मतलब अलग अलग हिस्सों में बांट देना चाहिए, किसी एक के हाथ में नहीं देनी चाहिए, और इससे सामाजिक समूहों के बीच टकरावों का अंदेशा कम हो जाता है। बिल्कुल सही, अगर सत्ता का बंटवारा होगा तो जो सामाजिक समूह है आपस में वो लड़ेंगे नहीं। तो इसमें क्या है, अभिकथन कारण दोनों ही सही है और सही से व्याख्या कर रहा है, तो हमें ए पे टिक करना है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। यहाँ लिखा गया है कि जो सही युग्म है उसको पहचानना था हमें। तो यहाँ पे देश दे रखा है और देश में किस तरह का शासन है वो हमें पहचानना था। तो रूस में यहाँ पे दे रखा है एकात्मक, तो नहीं, ये फॉल्स है। चीन के अंदर संघीय है, नहीं, ये भी नहीं है। कनाडा के अंदर एकात्मक, बिल्कुल नहीं। अर्जेंटीना के अंदर संघीय है, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है 37 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर भी अभिकथन और कारण दे रखे हैं, देख लेते हैं। श्रीलंका में सिंघली और तमिल दो समुदाय के बीच अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया था। हाँ, ले लिया था, ये तो हमें पता है सभी को। और 1956 के कानून के तहत सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया था। हाँ, जब एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था उसी के बाद उनके बीच में टकराव होने शुरू हुए थे। तो असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है इसको, तो हमें ए पे टिक करना पड़ेगा। जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। यहाँ लिखा है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की क्षैतिज साझेदारी के रूप में निम्नलिखित में से पहचान करना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला, शासन या सरकार के विभिन्न अंगों में, सरकार के विभिन्न स्तरों में, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, या विभिन्न दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के मध्य। तो 39 की अगर हम ध्यान बात करें तो इसका जो सरकार की जो क्षैतिज साझेदारी होती है वो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 39 का होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यहाँ पे मिलान करना था, ठीक है, और इसके अंदर हुई है थोड़ी सी मिसप्रिंट, ठीक है। मिसप्रिंट क्या है कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन यहाँ पे जो तुम्हारा दिख रहा है दूसरा ऑप्शन क्या है, सी, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम का सेम ऐसे दे रखा है। तो इसके अंदर मिसप्रिंट है। जिन भी बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा उसको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो ज़रा यहाँ पे अगर देखें तो मैचिंग, इसका राइट आंसर यही है। आप ए और सी में से किसी पे भी टिक कर सकते हो, पर कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस को, मतलब अगर बच्चों ने बी या डी पे भी टिक किया होता है तो उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो गलती हुई है वो मतलब CBSE वालों से हुई है, बच्चों से नहीं हुई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था ए या सी, ठीक, दोनों में से कोई सा भी। मैचिंग आप मैच भी कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो आराम से। यहाँ पे जो पहला था संघ सूची की हम बात करें तो संघ सूची का ये आएगा प्रतिरक्षा। राज्य सूची की हम बात करें सेकंड का, तो यहाँ पे क्या है, पुलिस की बात होती है। संवर्ती सूची में वन आ जाता है, ठीक है, और बाकी बचे विषय में कंप्यूटर संबंधी मामले इस टाइप से मतलब दे रखा है। तो इसमें मिसप्रिंट है तो इसमें भी मिसप्रिंट हो सकती है थोड़ी बहुत, और इसमें भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित देशों में से उसकी पहचान कीजिए जो साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। तो देखो, साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा USA। भारत, स्पेन और बेल्जियम का हमने पहले ही रीड कर चुके हैं, ठीक है, वो साथ आकर नहीं होता, संघ बनाने का उदाहरण नहीं होता। फिर 42 की तरफ यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अभिन्न अंग नहीं है। मतलब कौन सा सरकार का मतलब एक पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो देखो, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता भारत का, पर प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसके बिना काम चल सकता है, मतलब वो क्या अभिन्न अंग में नहीं आता, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 42 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 43 पे। ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। तो हाँ, कम है, ये तो बिल्कुल ट्रू है। केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ये भी बिल्कुल ट्रू है और यही सही रीज़न है, ठीक है। केरल के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो शिशु मृत्यु दर है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा ही अवेयर किया जाता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पर क्या है, शिशु मृत्यु दर अपने आप ही कम हो जाती है। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे दोनों ही सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो हमें ए पे टिक करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। यहाँ लिखा है मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में 4 परिवार हैं। इन परिवारों के प्रति व्यक्ति औसत आय दे रखी है 10,000, यदि हमें औसत आय दे रखी है, ठीक है, और यदि 3 परिवारों की जो आय है वो 6,000, 8,000 और 14,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। तो ये हल्का सा इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन, ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसे मैथमेटिक्स नहीं है। तो यहाँ पे देखो 3 परिवार हैं यहाँ पे ऑलरेडी, हम चौथे परिवार को x मान लेंगे जैसे स्कूल में सिखाते हैं। तो जो एवरेज आय जो निकलती है, एवरेज कैसे निकलता है, अगर हम सबको जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर से तो एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक है 6,000, फिर एक है 8,000, ठीक है, और एक है 14,000,
ठीक है। और फिर हमने जो चौथा घर है उसको हमने x माना है, और इनको 4 से डिवाइड कर देंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा, और एवरेज हमें ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है 10,000, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो एवरेज हमें औसत आय हमें दे रखी है, तो ये 4 जो डिवाइड में है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 10,000 में, तो आएगा 40,000, इस तरफ आ जाएगा 40,000, ठीक है। और यहाँ पे 6,000, 8,000 और 14,000 को जोड़ देंगे, ठीक है। इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है हमारा 28,000, ठीक है। तो 28,000 प्लस का है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 28,000 माइनस हो जाएगा इधर, और माइनस करने पे यहाँ पे कितना बचेगा 12,000। तो इसका राइट आंसर आ रहा है, वो आ रहा है सी, यानी कि 12,000 वो आएगी चौथे परिवार की आय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। यहाँ लिखा है भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी रखता है। तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी रखता है वो है तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, तृतीयक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 45 का सी। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। यहाँ लिखा है भारत में 2017 और 18 में निम्नलिखित क्षेत्रकों में से कौन सा रोजगार में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखता था। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि खंड ख खत्म हो चुका है। अब खंड ग हम शुरू करेंगे। यहाँ पर केस स्टडी वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए और बी 2 प्रश्न 2 केस हैं, जो कि टोटल 12 प्रश्न है इसके अंदर, ठीक है। प्रत्येक में से कोई 5 हमें सॉल्व करने, यानी 5 इसके 5 उसके, तो 10 प्रश्न हमें सॉल्व करने। चलो देखते हैं यहाँ पे जो केस स्टडी 1 है, केस 1 है, यहाँ पर देखो पूरा झूम खेती यानी कि कर्तन दहन प्रणाली के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पर समझाया गया है, लिखा गया है कि कल अलग अलग जगह पे ये इसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, चाहे इंडिया की बात हो चाहे इंडिया के बाहर की बात हो, तो इसका रीड कर लेना था। क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा 47 क्वेश्चन है, आदिकालीन निर्वाह कृषि झूमिंग से किस प्रकार संबंधित है। तो जो पुराने समय में जो निर्वाह कृषि करते थे और जो झूम कृषि होती है, उन दोनों में क्या होता है, एक जगह के जो जंगल इसको साफ़ करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं, वहाँ का जंगल साफ़ करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, स्थानांतरणीय कृषि पर आधारित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 47 का होगा राइट आंसर ऑप्शन ए। 48 को अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ लिखा है कर्तन व दहन प्रणाली को कोनुको निम्नलिखित देशों में से किस में कहा जाता है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है, देखो ये रहा कोनुको, तो कोनुको कहा जाता है वेनेजुएला में, वेनेजुएला में कोनुको। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, वेनेजुएला। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। यहाँ लिखा था कर्तन व दहन प्रणाली को रोका निम्नलिखित देशों में से किस में कहा जाता है। तो कहा जाता है ब्राज़ील में, ठीक है, ऊपर दिया हुआ भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ब्राज़ील में रोका, ये रहा, ठीक है। उसके बाद 50 क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखा है झूमिंग कृषि की मुख्य समस्या की पहचान कीजिए। अब देखो झूम कृषि का जो मुख्य समस्या क्या है कि एक फसलीय कृषि का प्रभुत्व होता है, आधुनिक निवेश करना पड़ता है, उच्च लागत लगती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, अल्प उत्पादन होता है। झूम कृषि में जो चीज़ें उगाई जाती है वो ज़्यादा पर्याप्त नहीं होती, कम मात्रा में उगाई जाती है, तो उत्पादन काफ़ी कम होता है, अल्प उत्पादन होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 51 की तरफ। यहाँ लिखा है भारत में कर्तन दहन प्रणाली को बेबर किस राज्यों में कहा जाता है। तो बेबर कहा जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ऊपर दे भी रखा था यहाँ पे, आप आराम से देख के रीड कर सकते हैं। ये लिखा मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया कहते हैं। फिर आगे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे मिलान करना था हमें, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे कृषि मतलब नाम दे रखे थे, यहाँ पे राज्यों के नाम दे रखे थे। तो अगर हम देखें आंध्र प्रदेश का अगर हम देखें तो क्या होता है पेड़ा, ठीक है, उड़ीसा में क्या था, राजस्थान का देखो वालरे होता है, झारखंड में कुरुबा, उड़ीसा में पामाडाबी। तो इसको मैच कर सकते हैं हम आराम से 52 का। तो जो इस आंसर निकल के आएगा, फर्स्ट का सी आया था हमारा, सेकंड का डी आया था, थर्ड का बी और फोर्थ का ए, ठीक है। तो जो ए आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, 52 का। तो केस स्टडी जो 1 था वो सॉल्व कर लिया। अब केस स्टडी 2 जो बी है उसको भी ध्यान से हम पढ़ सकते हैं। इसके अंदर भी 6 प्रश्न है, उसमें से हमें 5 को सॉल्व करना था। अब यहाँ पे लक्ष्मी के बारे में बता रखा है, ठीक है, उसके पास 2 हेक्टेयर की मतलब भूखंड है, ज़मीन है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा दे रखा समझा रखा है। हम पूरा सोल्व कर देंगे। पहला है कि निम्नलिखित आर्थिक क्षेत्रों में से लक्ष्मी किससे संबंधित है। तो लक्ष्मी क्योंकि एक किसान है, कृषक है, तो यानी वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। उसके पास ज़मीन है 2 हेक्टेयर की, तो वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन 54 की तरफ। यहाँ लिखा है लक्ष्मी निम्नलिखित में से
किस किसान वर्ग में आती है? तो क्या वो बड़े किसान हैं, सीमांत है, कृषि श्रमिक है या मंझले? तो वो मंझले किसानों में आती है, मध्यम में, ठीक है। उसके पास 2 हेक्टेयर की भूमि है इसलिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन 55 की तरफ। यहाँ लिखा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में सर्वाधिक अल्प बेरोजगारी पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो अल्प बेरोजगारी पाई जाती है वो पाई जाती है कृषि के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 55 का। 56 क्वेश्चन में लिखा है बांधों और नहरों में के बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किस प्रकार किया जा सकता है? अगर बांध और नहर बनाए जाएंगे तो गांव के अंदर रोजगार कैसे बनेगा? तो वो इसलिए बनेगा कि बड़ी संख्या में अकुशल श्रमिकों का समायोजन होगा उनमें, मतलब जितने भी गांव के जो श्रमिक होंगे वो बांध या नहर बनाने में क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे, तो उनको रोजगार मिलेगा। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, 56 का आएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। यहाँ लिखा है कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य परिणाम है? ठीक है, तो अगर कृषि क्षेत्र में अगर हम सिंचाई को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, जितना प्रोडक्शन होगा वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 57 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर बढ़ते क्वेश्चन 58 की तरफ। यहाँ लिखा है निम्नलिखित सिंचाई के साधनों में से कौन सा सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी सबके लिए यूज़ में आता है। अब कुआं तो देखो पर्सनल होता है, तालाब भी कई बार पर्सनल हो सकते हैं, नलकूप भी पर्सनल हो सकते हैं, पर नहर क्या होती है, सार्वजनिक क्षेत्र में आती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब खंड जो घ है यानी कि फोर्थ जो सेक्शन है उस पर हम आते हैं। यहाँ पर 59 और 60 दो ही प्रश्न हैं, मानचित्र आधारित प्रश्न हैं, इनको करना था। यहाँ पे 59 में क्वेश्चन बोला था कि भारत राजनीतिक रेखा मानचित्र पर एक बांध, मतलब बांध है, वो कौन सा बांध है, हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा बांध है, ठीक है। तो मैप ये रहा नीचे, यहाँ पर मैप दिया हुआ है और ए ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन सा राज्य है, ये उड़ीसा है। इसके अंदर कौन सा बांध आ रहा है, तो इसके अंदर आ रहा है हीराकुंड बांध, ठीक है, याद रखना। हीराकुंड जो बांध है ऑप्शन सी वो बिल्कुल राइट आंसर होगा 59 का। और फिर क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है, इस मानचित्र पर बी को दर्शाया गया है, जहाँ पर सबसे बड़े जूट उत्पादक राज्य के रूप में अंकित किया गया है, मतलब जो बी है वो सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। सो बी ये रहा, और बी कौन सा है, ये कौन सा राज्य है, ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। सो पश्चिम बंगाल कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, पश्चिम बंगाल दे रखा है ऑप्शन ए। तो 60 का है ऑप्शन ए। जो नीचे वाले थे वो क्या था, दृष्टिबाधित मतलब परीक्षार्थियों के लिए थे, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया था कि उड़ीसा के अंदर कौन सा बांध स्थित है, तो हीराकुंड। और कौन सा राज्य जूट को सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, तो वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पेपर है, मतलब SST का जो फर्स्ट टर्म का पेपर है वो सॉल्व हो गया। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सारे ही पेपर के सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगले पेपर की प्रैक्टिस जरूर करते रहना, ठीक है। अगला साइंस का पेपर है, उसके बाद और भी पेपर सारे बचे हुए हैं, उनकी ज़रूर तैयारी करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।